तो नमस्कार प्यारे मित्रों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मेरा नाम निखिल है और आज के इस वीडियो में बात करेंगे यूजी सेमेस्टर 3 हिस्ट्री की। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास और इतिहास में पढ़ने वाला है पुष्यभूति वंश को दोस्तों, ठीक है। पुष्यभूति वंश जिसको हम लोग वर्धन वंश के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन के बारे में दोस्तों, ठीक है। तो ये 3 जो शासक हुए मेन इन शासकों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे, इस वंश के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो बिना देर के वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों पुष्यभूति वंश की। तो इसमें सबसे पहला जो हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों वो पढ़ेंगे पुष्यभूति वंश के ऐतिहासिक स्रोत। देखिए किसी भी वंश के बारे में अगर हम सभी को जानकारी प्राप्त करना हो तो देखेंगे इतिहास में उसका क्या स्रोत मिलता है, ठीक है। तो ऐतिहासिक स्रोत की बात करेंगे, कहाँ कहाँ से हम सभी को पता चलेगा पुष्यभूति वंश के बारे में दोस्तों, ठीक है। चलिए पहला आप पॉइंट लिख सकते हैं दोस्तों कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि वानभट्ट के द्वारा लिखे गए हर्षचरित ग्रंथ में पुष्यभूति वंश का इतिहास की जानकारी हम सभी को मिलती है दोस्तों। देखिए एक नाम आता है यहाँ पे वानभट्ट। वानभट्ट जो है ना दोस्तों वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि था और इसने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था हर्षचरित दोस्तों, ठीक है। तो हर्षचरित ग्रंथ में हम सभी को जो है ना वो पुष्यभूति वंश यानी कि वर्धन वंश की जानकारियाँ मिलती है, ठीक है। तो आप इस प्रकार से बोल सकते हो कि हम सभी को पुष्यभूति वंश के बारे में हर्षचरित ग्रंथ में जानकारियाँ मिलती है। और इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है वानभट्ट, ठीक है। वानभट्ट जो कि हर्षवर्धन के ही दरबारी कवि थे दोस्तों, ठीक है। तो ये आप एक बता सकते हो, ठीक है। और दूसरा हम लोग देखते हैं कि और कहाँ कहाँ से हम सभी को पुष्यभूति वंश की जानकारियाँ मिलती है दोस्तों, ठीक है। और एक आप यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों चीनी यात्री ह्वेंग सांग के लेखों में हर्षवर्धन के शासनकाल की जानकारियाँ मिलती है। एक चीनी यात्री है जिसका नाम है ह्वेंग सांग, ठीक है। इनके भी कई सारे लेखों में आपका क्या है कि हर्षवर्धन के बारे में, ठीक है, यानी कि वर्धन वंश के बारे में आपको जानकारियाँ मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो दो आप बता सकते हो, एक तो हर्षचरित ग्रंथ में, ठीक है, वानभट्ट द्वारा लिखा गया है। दूसरा आप बोल सकते हो चिन्यात्री ह्वेंसांग के द्वारा। तो ये 3 स्रोत हो गया दोस्तों, यहाँ से हम सभी को इतिहास की प्राप्ति होगी वर्धन वंश की। आगे तीसरा पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों कि बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का प्रसिद्ध ग्रंथ जिसका नाम है आर्य मंजूश्री मुल्लकप, ठीक है। तो यहाँ से भी क्या होता है कि जो वर्धन वंश है इसके बारे में जानकारियाँ मिलती है दोस्तों, ठीक है। तो पुष्यभूति वंश के बारे में हमको यहाँ से भी जानकारियाँ मिलती है, ठीक है। ये 3 चीज़ आप लोग याद रखिए। पहला तो हर्षचरित, ठीक है। दूसरा आप जो सीयू की है जो चिन्यात्री ह्वेंसांग के द्वारा, और ये आर्य मंजूश्री मुल्लकप में। यहाँ पे इन चीज़ों 3 चीज़ों से आपको जो वर्धन वंश है इसकी जानकारियाँ मिलती है दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग करेंगे परिचय। यहाँ तक तो हो गया ऐतिहासिक स्रोत की इस वंश के बारे में हम सबको कहाँ कहाँ से जानकारियाँ मिला दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों परिचय। आखिरकार ये जो पुष्यभूति वंश है ये क्या है, कौन है, क्या चीज़ है, ठीक है। इनका परिचय करेंगे दोस्तों। देखिए पुष्यभूति वंश जिसे वर्धन वंश भी कहा जाता है और इसकी स्थापना दोस्तों 6ठी शताब्दी में पुष्यभूति के द्वारा किया गया दोस्तों, ठीक है, याद भी की गई। तो ये तो वंश हो गया, इसका ये परिचय हो गया। इसको किसने किया? पुष्यभूति द्वारा इस वंश का स्थापना किया गया दोस्तों। पुष्यभूति वंश जो है ना वो 6ठी शताब्दी का सबसे शक्तिशाली वंश माना जाता है और इसकी प्रारंभिक राजधानी आधुनिक हरियाणा के थानेश्वर में थी। देखिए देखिए ये जो वंश है दोस्तों आपका पुष्यभूति वंश, इसका जो राजधानी है वो कहाँ पे था दोस्तों? अभी वर्तमान में जो हरियाणा देख पा रहे होंगे, हरियाणा के ही थानेश्वर में इसका राजधानी था। तो यहाँ पे पूछ सकता है आपको एग्जाम्पल, वहाँ पे 1-2 नंबर के लिए पूछा भी आता है कि जो पुष्यभूति वंश है इसका राजधानी कहाँ था? तो आपका थानेश्वर था दोस्तों। ये मेन पॉइंट आपको याद रखना है। यही सारे जो चीज़ें हैं ना वो एग्ज़ाम में आते हैं और यही सारी चीज़ अगर आप लोग लिखिएगा तो एग्ज़ामर यही देखेगा। पूरा का पूरा आपका 4 पेज देखता नहीं है। मेन देखिएगा थानेश्वर, हर्षवर्धन, पुष्यभूति, यही सब मेन में देखिएगा, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। तो पुष्यभूति वंश का जो राजधानी था वो थानेश्वर था, ठीक है। ये बात याद रखना, फिर आपको पता चल जाएगा कि फिर चेंज भी होगा, तो इसलिए आपको याद रखना है हरियाणा में था दोस्तों, ठीक है, हरियाणा के थानेश्वर में। आगे देखते हैं दोस्तों पुष्यभूति वंश के आरंभिक राजा गुप्त राजाओं के सामंत थे और इस वंश में राजा पुष्यभूति के बाद ठीक है नरवर्धन, फिर राज्यवर्धन, फिर आदित्यवर्धन और फिर प्रभाकर वर्धन राजा हुए दोस्तों। इस प्रकार से इस वंश में और भी बहुत सारे राजा हुए, जैसे कि हम लोग बात किए सबसे पहले पुष्यभूति की ना। तो पुष्यभूति के बाद कौन आता है? नरवर्धन आता है। नरवर्धन के बाद कौन आता है दोस्तों? नरवर्धन के बाद है राज्यवर्धन, फिर कौन आता है? आदित्यवर्धन, फिर प्रभाकर वर्धन, ठीक है दोस्तों। तो अभी ये जो जितना हम लोग आदित्यवर्धन हो गया, नरवर्धन हो गया, पुष्यभूति हो गया, इसको नहीं देखेंगे क्योंकि एग्जाम में ये इतना आता नहीं है। तो हम लोग बात करेंगे जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, परीक्षा भवन में जो आप सभी का जो कॉपी
कॉपी में तो पेपर में जो क्वेश्चन आएगा उसकी बात करेंगे ना, तो उनको देखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये आप जानकारी के लिए लिख सकते हैं दोस्तों। तो अभी हम लोग देखेंगे प्रभाकर वर्धन के बारे में। प्रभाकर वर्धन के बारे में बहुत ही जानकारियाँ हमको लेना है और महत्वपूर्ण भी है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों प्रभाकर वर्धन को। दोस्तों प्रभाकर वर्धन के पिता का नाम था आदित्य वर्धन। ठीक है, प्रभाकर वर्धन के पिता का नाम था आदित्य वर्धन और इनकी जो माता थी, माता का नाम था दोस्तों महासेन गुप्त। ठीक है, क्या दोस्तों, महासेन गुप्त। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। प्रभाकर वर्धन ने परम भट्टाकर और महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। जो प्रभाकर वर्धन थे ना दोस्तों, वो परम भट्टारक और महाराजाधिराज की भी उपाधि धारण कर रखी थी दोस्तों। ठीक है, देखिए प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र हुए। जो प्रभाकर वर्धन ने हुए तो इसके दो पुत्र हुए। एक का नाम था दोस्तों राज्यवर्धन तथा दूसरा का नाम था दोस्तों हर्षवर्धन। ठीक है, ये दो महान शासक हुए। देखिए एक तो प्रभाकर वर्धन का जो बड़ा पुत्र था जिसका नाम था राज्यवर्धन और जो दूसरा पुत्र था उसका नाम था दोस्तों हर्षवर्धन। साथ ही साथ उसकी एक पुत्री भी थी जिसका नाम था दोस्तों राज्यश्री। क्या नाम था दोस्तों, राज्यश्री। तो आपको ये नाम याद रखना है, प्रभाकर वर्धन का बड़ा पुत्र राज्यवर्धन, फिर उसका पुत्र हुआ, ठीक है, हर्षवर्धन। दोनों प्रभाकर का ही है। ठीक है, इसका छोटा भाई है और एक पुत्री थी जिसका नाम है दोस्तों राज्यश्री। तो ये तीन नाम आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। दोस्तों प्रभाकर वर्धन की पुत्री राजश्री का विवाह मोखरी वंश के अंतिम राजा गृहवर्मा के साथ हुआ था। जो प्रभाकर वर्धन जो है ना दोस्तों, ठीक है, प्रभाकर वर्धन यानी कि हर्षवर्धन के पिताजी। तो प्रभाकर वर्धन का दो पुत्र राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और एक पुत्री जिसका नाम था राजश्री। और राजश्री का जो विवाह होता है ना दोस्तों, वो मोखरी वंश के जो एक शासक थे जिसका नाम था गृहवर्मा। ठीक है, गृहवर्मा के इसका विवाह हो गया था। तो राजश्री और गृहवर्मा इन दोनों का दोस्तों क्या हुआ था, शादी हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। चलिए प्रभाकर वर्धन की रानी का नाम क्या था दोस्तों, वो भी आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हो कि प्रभाकर वर्धन की जो रानी थी उनका नाम था यशोमती। ठीक है, यानी कि हर्षवर्धन का जो माता जी थी वो कौन थी, यशोमती दोस्तों। ठीक है, कौन थी, यशोमती। ये जितने भी हैं वो महत्वपूर्ण है दोस्तों, और ये सब एग्जाम में आपको 1 नंबर में दे सकता है, या तो फिर आप लोग इसको याद रखिएगा तो वही आपका काम देगा अंतिम में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे क्या है कि प्रभाकर वर्धन पुष्यभूति वंश के पहले स्वतंत्र राजा हुए। ठीक है, इससे पहले सामंत वगैरह उस प्रकार होता था। ठीक है, तो वो स्वतंत्र राजा हुए। आगे देखते हैं। अब यहाँ तक तो हो गया दोस्तों प्रभाकर वर्धन के बारे में। ठीक है, अभी थोड़ा सा एक स्टोरी देखेंगे, छोटा सा स्टोरी है इसके बारे में और राज्यश्री के बारे में। देखिए प्रभाकर वर्धन तो हो गया दोस्तों हमारा, और उसका दो पुत्र हुआ, एक आपका राज्यवर्धन, दूसरा हर्षवर्धन। इसमें एक पुत्री थी जिसका नाम था राजश्री। दोस्तों राजश्री का जो विवाह है वो ये गृहवर्मा के साथ हुआ। फिर क्या होता है कि गोंड शासक शशांक ने क्या किया था, जो राजश्री को है ना वो गुप्त बंदी बना लिया था और जो गृहवर्मा है इसको मार दिया था दोस्तों। ठीक है, अब इसी के बदला लेने के लिए राज्यवर्धन ने क्या किया, उससे युद्ध किया। फिर राज्यवर्धन भी यहाँ पे इनका हत्या हो जाता है। फिर यहाँ पे हर्षवर्धन शासक बनता है। तो वो भी मैं आपको वो आगे करवा दूंगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा स्टोरी था, इसको मैं डीप अभी नहीं बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से छोटा सा था कि इसका ये बंदी हो जाता है राज्यश्री का। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे राज्यवर्धन को दोस्तों। ठीक है, राज्यवर्धन यानी कि जो प्रभाकर वर्धन के बड़ा पुत्र हुआ। समझ में आ रहा है ना, अभी तक नहीं समझ में आ रहा कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए अभी हम लोग देखते हैं राज्यवर्धन जो कि प्रभाकर वर्धन का एक जो बड़ा पुत्र था वो, उनके बारे में। दोस्तों राज्यवर्धन प्रभाकर वर्धन का बड़ा पुत्र और उसका उत्तराधिकारी है। यानी कि प्रभाकर वर्धन के बाद जो राजा बना वो कौन बना दोस्तों, वो राज्यवर्धन बना दोस्तों। ठीक है, और प्रभाकर वर्धन का बड़ा पुत्र था और उसका उत्तराधिकारी होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों राज्यवर्धन के ही शासनकाल में सन 605 ईस्वी में मोखरी वंश के अंतिम राजा गृहवर्मा की हत्या मालवा के राजा देवगुप्त तथा बंगाल के राजा जो शशांक राजा थे, ठीक है, इनके द्वारा की गई। हुआ यूँ था कि इनकी जो बहन थी, ठीक है, और इनका नाम था राजश्री। ठीक है, इनका तो विवाह हुआ था ये मोखरी वंश के शासक गृहवर्मा से, लेकिन गृहवर्मा को यहाँ पे मार देता। कौन मारता है दोस्तों, मालवा के राजा देवगुप्त और ठीक है बंगाल के शासक शशांक, राजा शशांक ने। ठीक है, तो बंगाल के जो राजा हमें शशांक और देवगुप्त ने मिलकर क्या किया, ये गृहवर्मा को मार दिया दोस्तों। ठीक है, और मैंने बताया इसको किडनैप कर लिया था, यानी कि उसको अगवा कर लिया गया था। इस प्रकार गृहवर्मा की रानी तथा राज्यवर्धन की जो बहन थी, ठीक है, राज्यश्री को बंदी बना लिया गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे उसको बंदी बना लिया गया था। जब यह समाचार राज्यवर्धन को मिला तो उन्होंने मालवा के राजा देवगुप्त
की हत्या कर दी और कन्नौज के लिए प्रस्थान कर गए। ठीक है, देखिए जब ये बात उनको पता चला किनको, राज्यवर्धन को, कि नहीं मेरे बहन को किसी ने बंदी बना लिया, तो जो इनका था ना मालवा के राजा देवगुप्त, उसकी हत्या कर दी। ठीक है, और कन्नौज की ओर आगे बढ़ता चला गया। रास्ते में ही बंगाल के राजा शशांक ने धोखे से राज्यवर्धन को मार दिया। जब इन्होंने क्या किया, देवगुप्त को मार दिया। जब उनको पता चला कि नहीं भैया मेरा बहन का जो किडनैप हुआ है, बंदी बना लिया गया, तो देवगुप्त को मार दिया। अब उसके बाद चला गया किसको मारने के लिए, शशांक को मारने के लिए। तो क्या हुआ, रास्ता में ही शशांक ने धोखे से क्या किया, उसको मार दिया। किसको, राज्यवर्धन को दोस्तों। किसको मारा, राज्यवर्धन को। ठीक है, और राज्यवर्धन को इस प्रकार से हत्या कर देता है और इसकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ तक ये स्टोरी हो गया। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद देखेंगे दोस्तों सम्राट हर्षवर्धन। तो यहाँ तक क्या होता है कि जब वो अपनी बहन की रक्षा के लिए जाता है, तो इसका जो हत्या वो ये शशांक ने कर दिया। तो यहाँ पे तो इनका मृत्यु हो जाता है। अब इनका जो मृत्यु हो जाता है, इनके पिताजी तो ठीक है इनका हो गया। अब इसके बाद उत्तराधिकारी वाला कौन, राज्यवर्धन। और राज्यवर्धन का एक छोटा भाई भी था जिसका नाम था हर्षवर्धन दोस्तों। ठीक है, हर्षवर्धन। तो अब ये ना बनेगा, तो इनका जो एज होता है वो बहुत ही कम होता है और बहुत ही कम समय में ये शासक भी बने दोस्तों। ठीक है, चलिए क्या करें, मजबूरी है, समय वही है तो बनना होगा। तो अभी हम लोग देखेंगे दोस्तों सम्राट हर्षवर्धन को। ठीक है, तो सम्राट हर्षवर्धन दोस्तों, सम्राट हर्ष है ना, वो प्रभाकर के पुत्र और राज्यवर्धन का उत्तराधिकारी हुआ। यानी कि इसके पिताजी का नाम प्रभाकर वर्धन और इसके जो बड़े भैया थे उनका नाम था राज्यवर्धन दोस्तों। यहाँ तक क्लियर है ना, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। सम्राट हर्ष की माता का नाम था यशोमती, है ना, यशोमती ऊपर में मैंने बताया। तो सम्राट हर्षवर्धन की माता का नाम था यशोमती। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। सम्राट हर्ष का जो जन्म हुआ था ना, वो 590 ईस्वी में पुष्यभूति की आरंभिक राजधानी जो वो थानेश्वर थी, हरियाणा का थानेश्वर में, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो लगभग लगभग मान के चलते हैं 590 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था, थानेश्वर में। चलिए दोस्तों, सम्राट हर्ष ने 606 ईस्वी में राज सिंहासन यानी कि उन्होंने राजगद्दी संभाली दोस्तों, सिंहासन प्राप्त किया। तो 606 में ये क्या बन गया दोस्तों, वो शासक बन गया। जबकि यहाँ पे हम लोग ये बात की 90 में, यानी कि 16 वर्ष की आयु में क्या हुआ, ये शासक बन जाते हैं दोस्तों। ठीक है, मात्र 16-17 के वर्ष आयु में, 16-17 वर्ष में आज का तो लड़का तो ये 9-10 या मैट्रिक उट्रिक में होता है दोस्तों। ठीक है, इंस्टाग्राम और फेसबुक में व्यस्त रहता है, लेकिन वो देखिए कि 16 वर्ष की आयु में क्या एक राजा, ठीक है, राज सिंहासन संभालने लगे वो। ठीक है, तो ये मजबूरी था और उस समय के लोग होते भी थे उस प्रकार से। तो आगे देखते हैं दोस्तों, सम्राट हर्ष का शासनकाल 606 ईस्वी से 647 ईस्वी के मध्य माना जाता है। तो लगभग लगभग इसका जो शासनकाल बात करें दोस्तों, तो 600 से लेकर 647 साल तक इसका, ठीक है, 41-42 साल का ये इनका समयकाल रहा है दोस्तों। ठीक है, तो ये हम लोग मानेंगे दोस्तों। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर के, ठीक है, वो थानेश्वर से स्थानांतरण करके वो कहाँ कर दिया, उत्तर प्रदेश के कन्नौज में। पहले देखिए प्रारंभिक में जो प्रारंभिक राजधानी में बात करूँ, स्टार्टिंग समय में इसका जो राजधानी था वो पुष्यभूति वंश का कहाँ था, वो हरियाणा के थानेश्वर में था। फिर यहाँ से स्थानांतरित करके कहाँ कर दिया, वो कन्नौज में कर दिया दोस्तों। ठीक है, अब कन्नौज में क्यों किया, क्योंकि जब उनका मृत्यु हो गया, ठीक है, देखिए उनकी जो बहन थी राजेश्वरी, वहाँ भी खाली पड़ गया। तो राजेश्वरी बोली कि देखिए देखिए भैया, हम तो अब खून खराबा नहीं करना चाहते और ना ही हम कुछ राजा शासक वसक हम कुछ नहीं जानते हैं। आप एक काम कीजिए, आप ही मेरा राज्य को संभालिए, हम लोग दोनों मिल के चलाते हैं। ठीक है, क्योंकि जिस वंश के लिए, जिस सत्ता के लिए मेरे पिताजी, मेरे पति, मेरे भाई, इनका मृत्यु हो गया, तो हम इसका अब क्या करें, तो आप ही इसको कंट्रोल कीजिए। तो क्या करता है, यहाँ पे थानेश्वर को छोड़ के कन्नौज में इसको राजधानी बना लेता है कौन, हर्षवर्धन। अगर इसको नहीं बना तो भी दिक्कत हो जाता है ना। चलिए आगे देखते हैं। क्योंकि कन्नौज में सबका नज़र गड़ा हुआ था कि कन्नौज में तो जीतना है तो जीतना है। सम्राट हर्ष ने परम भट्टारक, परमेश्वर, ठीक है, और परम देवता, इस प्रकार से कुछ जो उपाधियाँ होती हैं ना, राजाधिराज, इस प्रकार से उपाधियाँ धारण कर लेती ये भी। तो इस प्रकार से प्रश्न आपका पूछ सकता है, ऐसे लिख सकते हो दोस्तों आसानी से कि देखिए सम्राट हर्ष ने परम भट्टारक, परमेश्वर, परम देवता, है ना, शकल उत्तर प्रनाथ और महाराजाधिराज की उपाधियाँ धारण की थी दोस्तों। ठीक है, तो सकल उत्तर पथनाथ की भी उपाधि धारण की थी, ये याद रखिएगा दोस्तों। सम्राट हर्ष ने वल्लभी के राजा ध्रुव सेन द्वितीय को पराजित किया था। ठीक है,
जो वल्लभी के राजा थे जिनका नाम था ध्रुव सेन, इनको भी ये इन्होंने क्या किया था, पराजित किया था, यानी हराया था। परंतु उसकी बहादुरी से प्रभावित होकर क्या किया बाद में, ठीक है, अपनी पुत्री का विवाह उनसे करवा दिया गया दोस्तों, ठीक है। तो फिर बाद में क्या किया, उसके जो पुत्री थे उसका विवाह भी करवा दिया गया था। तो ये आप याद रख सकते हो, रखना हो तो। दोस्तों सम्राट हर्ष बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, यानी कि जो सम्राट हर्षवर्धन था वो बौद्ध धर्म को मानने वाला था दोस्तों। क्लियर? तो दोस्तों सम्राट हर्ष ने असम के राजा भास्कर वर्मा के साथ मिलकर बंगाल के गोंड राजा शशांक को पूरी तरह से उनको मारा और उसका जो साम्राज्य उसको तहस नहस कर दिया दोस्तों, ठीक है। इन्होंने क्या किया, जब पता चला कि भैया मेरा भैया को तो मारा ही राजवर्धन को हर्षवर्धन ने, शशांक ने, तो शशांक को तो अब छोड़ना है नहीं, तो उन्होंने क्या किया था, असम के राजा भास्कर वर्मा, कौन दोस्तों, भास्कर वर्मा से मिला और इसके बाद क्या किया, बंगाल के जो शासक थे गोंड राजा जिसका नाम था शशांक, इसको वहाँ पे इसका जो राज्य का है वहाँ घुसा और मारा, ठीक है, और फिर तहस नहस किया। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप बोल सकते हो कि असम के राजा भास्कर वर्मा से मिलके शशांक को ये मारा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, कर्नाटक के ऐहोल अभिलेख, देखिए बहुत सारे अभिलेख हो गया, ठीक है, बहुत चीज़ों में इनकी मिलेगी जानकारी। तो आप बोल सकते हो दोस्तों कि कर्नाटक के ऐहोल मुगिती अभिलेख के अनुसार सम्राट हर्ष ने पुलकेशिन द्वितीय के साथ युद्ध किया था। तो पुलकेशिन द्वितीय के साथ भी इन्होंने युद्ध किया था, है ना, परंतु पराजय का सामना करना पड़ा दोस्तों, ठीक है। तो हर्षवर्धन भी क्या होता है कि पुलकेशिन द्वितीय के साथ युद्ध करता है, तो ये भी आप याद रख सकते हो, क्योंकि देखिए वहाँ पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरह से आएगा, चाहे तो आपको पूरा का पूरा हर्षवर्धन के बारे में दे देगा कि नहीं भैया का हर्षवर्धन के बारे में बताइए। तो अभी तक जितना भी मैंने बताया हर्षवर्धन के बारे में कि हर्षवर्धन ये था वो था, इनका जन्म ऐसे हुआ था, ये देखिए सम्राट हर्षवर्धन से इन कौन था, और राज्यवर्धन का ये उत्तराधिकारी हुआ। हर्षवर्धन का पुत्र था, जन्म 590 में, ठीक है, और शासक बना 606 ईस्वी में। फिर 606 से इसका शासनकाल माना जाता है, ठीक है। किस प्रकार से वो शशांक को मारा, ठीक है, परम भट्टार, ठीक है, परमदेश्वर और महाराजाधिराज के उपाधि धारण की। फिर वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ठीक है। तो इस प्रकार से सभी चीज़ों को आपको लिखना है दोस्तों, किसके बारे में, हर्षवर्धन के बारे में, ठीक है। आगे देखते हैं ऐहोल ठीक है, मुक्ति अभिलेख में पता चलता है कि हम सभी को इन्होंने जो पुलकेशिन द्वितीय है इनके साथ भी युद्ध किए थे। तो ये भी चीज़ आपको लिख देना है दोस्तों, ठीक है। तो अगर इस प्रकार से प्रश्न पूछे, तो अगर इस वंश के बारे में पूछना है तो वही लिख सकते हो। सम्राट हर्ष के शासनकाल में दोस्तों कन्नौज जो था ना वो बौद्ध का प्रसिद्ध केंद्र था, ठीक है। तो सम्राट हर्षवर्धन के समय में जो कन्नौज देख रहे हैं ना वो बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था, इसलिए उसे, ठीक है, महोदय नगर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। जो कन्नौज है, कन्नौज को महोदय नगर के नाम से भी जाना जाता है, क्यों, क्योंकि वो बौद्ध धर्म का एक प्रकार से केंद्र बन चुका था। और ये जो सम्राट हर्षवर्धन है वो बौद्ध धर्म को मानते भी थे दोस्तों। चीनी यात्री जो वेंगशांग है ना, आपको पता होगा चीनी यात्री वेंगशांग सम्राट हर्ष के शासनकाल में ही भारत भ्रमण के लिए आए थे, ठीक है। जो देखिए एक चीनी यात्री वेंगशांग भी आए थे घूमने के लिए, ठीक है। यात्री अपना यात्रा वृत्तांत वो लोग लिखते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमको देखें किस प्रकार से पुष्यभूति वंश के बारे में पता चला ना हमको, इसके बारे में सीयूकी में। तो यही जो है ना आए थे यहाँ घूमने के लिए और इस वंश के ही समय आए थे दोस्तों। तो आप बता सकते हो कि प्रसिद्ध चीनी यात्री वेंगशांग सम्राट हर्ष के शासनकाल में ही भारत भ्रमण के लिए आए थे दोस्तों। 646 ईस्वी में सम्राट हर्ष के द्वारा कन्नौज में एक विशाल धार्मिक महासभा का आयोजन किया गया था। ये चीज़ याद रखिए दोस्तों, 666, ठीक है, सॉरी 643 ईस्वी में, सॉरी हाँ 643 ईस्वी में क्या हुआ कि एक विशाल धार्मिक महासभा का आयोजन किया गया था, ठीक है, जिसमें 20 सामंत, सामंत तो आप सभी को पता ही है, 20 सामंत, 3000 बौद्ध साधु और 3000 क्या हो दोस्तों जैन साधु शामिल थे। इसमें देखिए एक विशाल महासभा का, धार्मिक महासभा का आयोजन किया गया था, जिसमें 20 सामंत, 3000 बौद्ध साधु, 3000 जैन साधु और 1000 नालंदा विश्वविद्यालय के शिक्षक थे दोस्तों, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय कितने शिक्षक, 1000 शिक्षक और 500 ब्राह्मण, ठीक है, को बुलाया गया। तो एक महासभा हुआ था दोस्तों, जिसमें से 500 ब्राह्मण थे, 1000 जो थे ना वो नालंदा विश्वविद्यालय के शिक्षक थे, जिसमें से 3000 जैन साधु और 3000 बौद्ध साधु और 20 सामंत थे दोस्तों, ठीक है। तो ये इस सभा में आयोजन किया गया था और ये लोग यहाँ पे पहुँचे थे दोस्तों, ठीक है। और इस सभा की अध्यक्षता वेंगशांग के द्वारा किया जा रहा था, ठीक है। और इसकी जो अध्यक्षता की गई थी वो वेंगशांग के द्वारा की गई थी। तो बहुत सारे यहाँ के जो ब्राह्मण लोग थे, ब्राह्मण साधु लोग भी कहीं ना कहीं इस प्रकार से इनसे जल रहे थे, क्यों जल रहे थे, क्योंकि देखिए
ये भारत भूमि है, ये साधु संत लोग का, ब्राह्मण लोगों का, इसको बुला के यहाँ पे चीन यात्री ये अध्यक्षता कर रहा था, कहीं ना कहीं इनको बुरा भी लग रहा था, ठीक है। और हिंगसंगों का एक तरह से बोला जाता है कि हिंगसंग को डर भी लग रहा था इन ब्राह्मणों से, क्योंकि कई बार ऐसा माना जाता है कि उस पे ठीक है क्या हुआ कि उसको मारने का भी प्रयास किया गया है, ठीक है। ये कहा जाता है इतिहास में कि उनको बहुत बार मारने का प्रयास भी किया है। और वेंगचांग जो अंतिम समय जब जाते हैं अपना वहाँ चीन, तो शासक सेना उना के साथ जाते हैं, क्योंकि लगता है कि भैया एक बार तुमको मारने का प्रयास किया गया, फिर पुनः हमको मार ना दे, ठीक है। तो इस प्रकार से आगे आप बता सकते हैं दोस्तों कि 644 ईस्वी में सम्राट हर्ष के द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रयाग, ठीक है, पूर्ववर्ती नाम जैसे कि अभी इलाहाबाद था ना, पहले का नाम इलाहाबाद, ठीक है, तो प्रयाग में एक विशाल महामोक्ष परिषद का आयोजन किया गया था। और इस सभा का आयोजन 6 वर्ष में एक बार किया जाता था, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे भी एक महामोक्ष परिषद का आयोजन किया गया था, जो कि 6 वर्ष में एक बार किया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इसे भी आप याद रख सकते हो। तो दोस्तों सम्राट हर्षवर्धन के द्वारा लिखे गए ग्रंथों के अनुसार उसके शासनकाल में 3 प्रमुख धर्म थे, ठीक है दोस्तों। उसके शासनकाल में 3 प्रमुख धर्म थे। पहला आपका बौद्ध धर्म, दूसरा आपका जैन धर्म और तीसरा आपका ब्राह्मण धर्म, ठीक है दोस्तों। तो उस समय उसके शासनकाल में 3 धर्म थे, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ब्राह्मण धर्म दोस्तों, ठीक है। ये 3 आपके महत्वपूर्ण थे दोस्तों। सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में, ठीक है, शिक्षा प्राप्ति के लिए बौद्ध विहार और गुरुकुल जाना होता था। यानी कि किसी बच्चे को अगर पढ़ाई करना हो तो बौद्ध विहारों में और गुरुकुल में पढ़ाई करते थे, ठीक है। अगर उच्च शिक्षा प्राप्त करना हो तो उच्च शिक्षा के लिए वो नालंदा विश्वविद्यालय जाया करते थे, ठीक है। तो जो प्राथमिक शिक्षा है वो तो आप लोग को गुरुकुल और बौद्ध विहार में मिल जाता है, लेकिन अगर किसी बच्चे को उच्च शिक्षा प्राप्त करनी हो, ठीक है, तो वो लोग जाता था नालंदा विश्वविद्यालय के लिए दोस्तों, ठीक है। कहाँ? नालंदा विश्वविद्यालय। आप सभी को पता है नालंदा विश्वविद्यालय कितना कड़क था और कितना अच्छा था, ठीक है। वहाँ का जो गार्ड होता था ना, वहाँ गार्ड इंटरव्यू लेता था। अगर उस इंटरव्यू में अगर पास कर गए आप तो आप प्रवेश कर सकते हो, नहीं तो फिर आप वहाँ पे दाखिला नहीं दिला सकते हो, ठीक है। सोचिए उसका गार्ड कितना पढ़ा लिखा होता था, वही वहाँ पे करता था, ठीक है। तो ये नालंदा विश्वविद्यालय है। आगे देखते हैं दोस्तों। सम्राट हर्ष ने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए 200 गांव दान में दे दिया था, ठीक है। जिसके क्या होता है कि सभी छात्र वहाँ पे मुफ्त में शिक्षा प्राप्त करते। देखिए वहाँ पे जितने भी बच्चे पढ़ते थे उतना पैसा वगैरह लगता नहीं था, वो फ्री पढ़ाई होता था, ठीक है, फ्री पढ़ाई। और हर्षवर्धन ने क्या किया था, नालंदा विश्वविद्यालय के लिए 200 गांव दे दिया था दान में, ठीक है। और उस गांव से जितना भी आमदनी आय होता था वो सारा का सारा खर्चा वो नालंदा विश्वविद्यालय में होता था, ठीक है। तो इस प्रकार से जितने भी बच्चे थे वहाँ पे मुफ्त में पढ़ाई करते थे, ठीक है, यानी फ्री। फ्री पढ़ाई से याद है दोस्तों, आप सभी के लिए मैं ला रहा हूँ, ठीक है, ला क्या रहा हूँ, पढ़ा ही रहा हूँ। और सोच रहा था कि मैं ऐप में भी लाऊंगा कुछ दिन बाद, अपना अपना ऐप बनाना चाहता हूँ। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, प्यारा प्यारा कमेंट कीजिए, बस आप लोग को प्रतिक्रिया। आप लोग देखिए जुड़े रहिएगा तो काम होगा, नहीं जुड़े रहिएगा तो काम नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा कीजिए ना कि अभी जो भी वीडियो बनाऊंगा आप प्यारा प्यारा कमेंट कीजिए और बोलिए कि नेक्स्ट पार्ट जल्दी लाइए। आप लोग बोलते भी नहीं है, चुप रहते हो तो फिर मज़ा भी नहीं आता है ना। तो यूट्यूब के माध्यम से आपका एक भी रुपया मैं खर्च नहीं होने दूंगा, कहीं आपको नहीं जाना है, आराम से घर बैठे आप लोग तैयारी कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए क्या है, आप मुझसे जुड़े रहिए, जुड़े रहिएगा तो मैं तैयारी करवाऊंगा। आप लोग साइड हो जाते हो, कमेंट नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, तो मैं भी थोड़ा थोड़ा क्या होता लगता है कि नहीं भैया ये लोग अभी सो रहा होगा, ठीक है। चलिए, तो आपको करना क्या है, मेरे साथ जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद मित्रों को शेयर करें, अपने जितने भी दोस्त बंधु हो उसको भी बताइए कि नहीं भैया यहाँ पे तैयारी हो रही है, वो भी फ्री, 1 रुपया भी खर्चा नहीं करने दूंगा। चीज़ों को समझाने का मैं प्रयास करूँगा। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके बोल दिए कि नहीं समझ में आया, तुरंत वो मैं वो देखूंगा कि नहीं भैया हाँ यहाँ कोई दिक्कत है, अब मैं फिर से प्रयास करूँगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से नालंदा विश्वविद्यालय में क्या होता तो वहाँ पे बच्चों को पैसा नहीं लगता था। अब आपको भी पैसा खर्चा नहीं करना है, घर बैठे बैठे आप ज्ञान बिंदु में तैयारी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, सम्राट हर्ष के द्वारा, ठीक है, सॉरी, सम्राट हर्ष के दरबार में वानभट्ट, हर्षवर्धन के द्वारा मन कर रहा था वानभट्ट, उसके कवि रहे हैं ना मयूर, ठीक है, हरित जयसेन, ठीक है, मानतंग और दिवाकर जो मित्र है ये रहा करते थे। तो दिवाकर मित्र हो गया, मातंग हो गया, जयसेन हो गया, ठीक है, मयूर हो गया, वानवट हो गया, ये सारे के सारे हर्षवर्धन के ही दरबार में रहा करते थे दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, सम्राट हर्ष स्वयं एक विद्वान थे। जो हर्षवर्धन थे बहुत ही विद्वान थे दोस्तों, ठीक है, ठीक है। उन्होंने संस्कृत में जैसे कि उन्होंने रत्नावली लिखी थी, यहाँ पे एग्जाम में पूछ जाएगा। ये बहुत विद्वान भी थे, खुद भी वो लोग लिखा करते थे। जैसे कि देखिए, जैसे कि रत्नावली, रत्नावली किसने लिखा, सम्राट हर्षवर्धन ने। प्रियदर्शिका, सम्राट हर्षवर्धन, ठीक है, ठीक है। नागनंदा, हर्षवर्धन। तो ये पूछा जाएगा
कि सम्राट हर्ष द्वारा लिखे गए ग्रंथों के नाम बताइए। ठीक है, तो इन्होंने ये रचना किया है, कुछ ग्रंथ हैं, इन रचना कौन कौन से ग्रंथ की रचना किया है, जैसे जैसे कि आप बोल सकते हो नागनंदा। कौन सा दोस्तों? नागनंदा। फिर बोल सकते हो दोस्तों प्रियदर्शिका। क्या बोल सकते हो दोस्तों? प्रियदर्शिका। फिर क्या बोलना है? रत्नावली। फिर एक बार मेरे साथ दोहराइए, रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागनंदा। नागनंदा, प्रियदर्शिका, रत्नावली। ठीक, तो चलिए, ये सम्राट हर्ष ने इसको लिखा है। दोस्तों सम्राट हर्ष की जीवनी हर्षचरित की, ठीक है, हर्षचरित से हम सभी को पता चलता है ना, तो उसके लेखक कौन है? वानभट्ट। तो वानभट्ट की हर्षचरित से हम सभी को सम्राट हर्षवर्धन के बारे में जानकारियाँ मिलती है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सम्राट हर्ष के शासनकाल में प्रदेश को मुक्ति कहा जाता था और उसके प्रमुख को दोस्तों उपरिख महाराज कहा जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार से ये याद रख सकते हो। दोस्तों सम्राट हर्ष के शासनकाल में किसानों से उपज का 1/6 भाग लिया जाता था दोस्तों। ठीक है, तो 1/6 भाग उससे लिया जाता था, किससे? किसान से, ज़्यादा नहीं लिया जाता दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से वहाँ शासन किस प्रकार से आप देखें कि सम्राट हर्षवर्धन कैसे थे और किस प्रकार से उनका इतिहास रहा है। तो ये आपका होता है दोस्तों पुष्यभूति वंश, जो कि एग्जाम में प्रश्न अगर इस वंश से पूछा जाए तो आपका यहीं इसी बीच से प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, प्रयास करेंगे थोड़ा सा हम लोग बहुत ही कम समय में पूरा का पूरा पुष्यभूति वंश को हम लोग देखेंगे, जो भी हम लोग पढ़े अभी। ठीक है, तो हम लोग पढ़े पुष्यभूति वंश के बारे में दोस्तों, इसके ऐतिहासिक स्रोत क्या है, तो हम सभी को वानभट्ट के द्वारा रचित हर्षवर्धन जो हर्षचरित है वहाँ से मिल जाता है दोस्तों। ठीक है, चीनी यात्री वेंगसांग की सी की मिलता है दोस्तों वहाँ से। फिर आर्य मंजूश्री मुल्कम से भी इसका इतिहास के बारे में हमको पता चलता है दोस्तों। फिर हम लोग बात करेंगे इसके परिचय की, तो पुष्यभूति इस वंश के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, इस वंश के प्रमुख शासक में से सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है दोस्तों प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन का 2 पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, उसके एक पुत्री भी था जिसका नाम था क्या? राज्यश्री। ठीक है, फिर इस प्रकार से उसका जो बड़ा पुत्र हुआ प्रभाकर वर्धन के बाद वो राज्यवर्धन वो शासक बना, और राज्यवर्धन के बाद हर्षवर्धन आया। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरा इतिहास थोड़ा थोड़ा मैं अभी एक बार क्लियर कराएंगे, क्योंकि देखिए वीडियो थोड़ा लंबा बन गया तो बच्चे परेशान हो रहे होंगे कि क्या कितना बड़ा वीडियो बना दिए आप। ठीक है, तो इसी प्रकार से चैनल से जुड़े रहें, वीडियो का अभी तक आप लोग समझ लिया है। ठीक है, अब एक बार पुनः वीडियो को स्टार्ट कीजिए और उसको लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, नहीं तो और एक बार देख लीजिए, तब आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसी प्रकार से चैनल से जुड़े रहें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करें, मित्रों को शेयर करें दोस्तों। ठीक है, तो दूसरे वीडियो में मिलता है। जय हिंद, जय भारत।